नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलील रमेश चंद्र। मैं एक एक्टिविस्ट हूं और एक मेरा बुक भी है, वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट। मैं इस बुक का ऑथर भी हूं। आज का विषय यह है कि आप कितना टेन्योर का लोन लेना चाहिए और कितना लोन लेना चाहिए। ये दो दो विषय पे या दो प्रश्नों पे मैं जवाब देना चाहता हूं, उत्तर देना चाहता हूं। नॉर्मली आपको यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो एडवाइस मिलता है वैसा रहता है कि आप जल्दी से जल्दी बैंक का जो लोन है वो वापस करिए, कम से कम लोन लीजिए। अगर आपने लोन लिया है तो अगर उसको एक EMI 2 EMI हर साल ज़्यादा भरते जाइए ताकि आपका लोन का टेन्योर जो है वो कम से कम हो। आप इसका वजह यही बताते हैं कि आपने 30 लाख का लोन लिया है और 20 साल के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट बर्डन 8% से करीबन 30 लाख रुपया वगैरह ऐसा कुछ तो हो जाता है। तो आपने 30 लाख का लोन लिया और उसके ऊपर 30 लाख इंटरेस्ट दिया तो 60 लाख का आपको वापस देना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा है, 30 लाख आपका लॉस है। और ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, काफ़ी फाइनेंशियल एनालिस्ट ये सब बताते हैं और उनका मैथमेटिकल मॉडल है, वो उनके हिसाब से ठीक है। बट मेरा एक उसके खिलाफ ओपिनियन है, उसका कॉन्ट्ररी मेरा ओपिनियन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इग्नोर किए जाते हैं। एक तो ये रहता है कि इसमें इन्फ्लेशन का जो एंगल रहता है वो पूरा का पूरा निगलेक्ट किया जाता है, उसको देखा नहीं जाता है। इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट ऐसा रहता है कि जो आप मान लो 20 साल पहले जो 100 रुपये में जो चीज़ ली रहती है वो आज आपको 300 रुपये देना पड़ता है। मतलब एक 5, 5.5, 6% का जो महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आता है, उसके वजह से जो गुड्स सर्विसेज रहते हैं वो धीरे धीरे महंगे हो जाते हैं और आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसी हिसाब से आप देखा जाएगा तो आप अगर कोई लोन लेते हो, मतलब आप किसी का पैसा आपके पास लेते हो तो उसका 20 साल में उसका वैल्यू 1/3 हो जाता है। मतलब मान लो 30 लाख का लोन लिया है और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई से उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5.5% से उसका वैल्यू आज के तारीख में 10 लाख रुपया हो जाता है। तो कैसा होता है कि आपने 30 लाख का लोन लिया, 30 लाख का इंटरेस्ट हुआ, लेकिन उसका वैल्यू आज 20 लाख ही है। 10 लाख मेन प्रिंसिपल पे और 10 लाख इंटरेस्ट पे। तो एक्चुअली आपको लॉस कुछ होता नहीं है, एक्चुअली उसका फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन से। आप जो 8% से देते हैं तो उसमें 5, 5.5 तो इन्फ्लेशन बनता है, तो आपको तो एक्चुअली 3% से ही दे रहे हैं। तो आप उसका ये जब देखेंगे, इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट देखेंगे तो आप एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हो, आप इनफैक्ट धीरे धीरे कम देते जाते हो। तो आपको उतना नुकसान नहीं होता, इसलिए आप पूरा का पूरा EMI, जैसे EMI देना है 12 साल में 12 EMI हर महीना देना है, उतना ही दे दीजिए, ज़्यादा मत ले लीजिए। आप ज़्यादा देंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा, इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। वो आपका एक बात है। और दूसरा बात यह है कि जो प्रॉपर्टी है उसका एप्रिसिएशन होता है और वो जो इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा होता है, करीबन 9%, 10%, 12%, 15%। 12% से मैक्सिमम गया नहीं है, बट 12% तक तो रियल इस्टेट का प्राइसिंग गया है। मतलब मैं एक एग्जांपल लूँ तो 30 लाख का जो प्रॉपर्टी आपने 20 साल पहले लिया हुआ होगा, उसका अगर आपने 10% से पकड़ेंगे तो 2 करोड़ का उसका वैल्यू हो जाता है। अगर 12% से पकड़ेंगे तो 2.8 करोड़ का वैल्यू हो जाता है। तो आप अगर मैक्सिमम लोन लेंगे, आप कभी क्या होता है कि आप लोन कम लेते हो, प्रॉपर्टी भी आप साइज़ उसकी छोटी रहती है, उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता है। तो आप मैक्सिमम लोन लेके अच्छी प्रॉपर्टी, ज़्यादा एरिया हो और क्वालिटी अच्छी हो, आप लेंगे तो उसका वैल्यू और एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिलेगा और
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका जो अमाउंट है, बैंक से जो लिया हुआ अमाउंट है, उसको इन्फ्लेशन के वजह से उसका कम होते जाएगा। तो एक तरफ आपका जो रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ेगा और एक तरफ जो बैंक लोन है उसका वैल्यू डिप्रिशिएट होते जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अभी और एक एस्पेक्ट इसमें है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इन्फ्लेशन का एंगल के वजह से भी और आपका सैलरी बढ़ते जाता है। कभी और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ता जाता है, उसके वजह से भी सैलरी बढ़ता है। तो आपको जो लोन शुरू में जो डिफ़िकल्ट लगता है वो बाद में इतना डिफ़िकल्ट लगता नहीं है। सैलरी इंक्रीज ऐसा रहता है कि मान लो 10,000 रुपये 20 साल पहले मिलता था तो आज 25,000 मिलता है। पहले 25,000 रुपये 20 साल पहले मिलता था तो आज 1,00,000 रुपया मिलता है। तो वो टाइम में जो हिसाब से आपने लोन लिया होता है तो वो तो एक मामूली फिगर बन जाता है आपका सैलरी के हिसाब से। और इसमें फिर आपको उतना बर्डन धीरे धीरे उसका कम लगना चालू होता है। जो पैसा आप बचाएंगे वो पैसा आप सेविंग ज़रूर करना चाहिए। मान लो आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे जहाँ पे रिटर्न्स 10 से 15% मिलता है, तो आप ऐसा कभी कर सकते हैं कि जो पैसा बचा है उससे वो 8% को आप बीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो आपको वो पैसा देने में भी आसान रहेगा और फिर बाद में उसका जो एप्रिसिएशन है, जो बचा हुआ पैसा उसका भी ज़्यादा होते जाएगा। तो आप पैसा बचा के न दे के, मतलब पैसा बचाना नहीं है, पैसा आप नहीं दे रहे हो, जल्दी नहीं दे रहे हो, और जो पैसा रहता है वो ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट में डाल के जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा आप कमाना चाहिए और फिर उसका एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो ये एक आपको बेनिफिट उसमें मिल जाता है। तीसरी बात ऐसा है कि बहुत जन बोलते हैं कि आप अगर जॉब हम अनसर्टन रहता है, कभी हमारा जॉब चला जाएगा तो हम जल्दी पेमेंट करेंगे तो अच्छा रहता है, फिर उसका बर्डन हमको नहीं लगेगा, और हम मतलब ऐसा कोई दिन आएगा तो हम क्या करेंगे, वो टाइम में ये हमको जल्दी पे किया तो हमको उतना तकलीफ़ नहीं आएगी, ऐसा एक थिंकिंग रहता है। तो मेरा कहना उल्टा ऐसा है कि आप जल्दी पे करके बैंक के पास आपका पैसा जो रहता है जो सेविंग हो सकती है वो आपके पास नहीं रखते हैं। मान लो आप 1 साल के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपके पास उतना सेविंग है कि वो टाइम में उसके थ्रू आप ईएमआई दे सकते हो। इनफैक्ट आपने नहीं दिया तो अभी दे सकते हो, तो जल्दी नहीं दिया तो अभी दे सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा बचा हुआ है। और उसके लिए फिर आपको वो टाइम में सेविंग आपका अच्छा रहता है, तो उसके लिए वो टाइम में जब प्रॉब्लम रहता है तब तक आप आपका सेविंग यूज़ करके थोड़ा बहुत ईएमआई दे सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा बचा हुआ है। मेरा अनुभव ये है कि जो भी 50 साल या 60 साल से मैं देख रहा हूँ, इन्फ्लेशन के वजह से प्रॉपर्टीज़ 50 साल पहले 15,000 20,000 में जो मिल रही थी और जो लोन्स वगैरह लिए थे वो टाइम में गवर्नमेंट एजेंसीज थी, उसका इंटरेस्ट 100 रुपीज़ 125 रुपीज़ ऐसा लोन इंटरेस्ट आता था, और वो EMIs आते थे, और वो EMIs देख के फिर लोगों को वो टाइम में ज़्यादा लगता था कि सैलरीज ही 300 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 800 रुपये ऐसे थे। धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, 100 रुपीज़ 150 रुपये का कुछ इन्फ्लेशन की वजह से उसका कुछ इम्पैक्ट कम होते गया। 1980s के दौरान 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में प्रॉपर्टीज जो जिसने ली और उसके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन 1,000 1,500 रुपये ऐसा कुछ आता था, और फिर उसको देखा कि अरे ये तो कुछ 10 साल के बाद में उसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है, 1,500 उसका सैलरी हो गया 5,000 10,000, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन की वजह से जो अमाउंट्स है आप जो लिए हुए रहते हैं उसका एक इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होते जाता है। मतलब जो भी लोन लिया रहता है उसका लोन का वैल्यू कम हो जाता है। जो EMI जो आप भरते हैं वो भी आपका बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ सैलरीज एंड अदरवाइज वो आपको धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट भी कम होते जाता है। तो मेरा तो ये आपको रिकमेंड है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर के लिए लोन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लीजिए। होम लोन्स ये सबसे सस्ता लोन है
8.5% ऐसा कुछ एवरेज आता है। आपको अगर कार लोन लेते हैं तो आपको भी कम में पड़ता है, बट वो तो टेन्योर बहुत छोटा रहता है, 3 साल 5 साल वगैरह। होम लोन के लिए आपको 15 20 25 30 साल का लोन ले सकते हैं। आपको टाइम फ्रेम मिलता है अच्छा तरह से। इन्फ्लेशन की वजह से आपको जो अमाउंट है होम लोन का उसको कम हो सकता है, ईएमआईज़ का वैल्यू भी कम हो सकता है। तो आप मतलब उसमें ईएमआईज़ देने में जल्दी मत करिए, आराम से दे दीजिए। कोई घाई मत करिए, टेंशन मत करिए कि जल्दी जल्दी दे दो फिर मैं इससे निकल जाऊं। मेरा ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन है। आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करिए, और मैं और भी ऐसे वीडियोस इन्वेस्टमेंट पे लाऊंगा, तो आप उस पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।